हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। जाति बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सामाजिक विषमताएं। ठीक है, तो सामाजिक विषमताएं यानी कि जो समाज में विभिन्नताएं थी, विषमताएं थी, क्या मतलब भिन्नताएं थी, किस तरीके से थी, क्या क्या अलग था, ये सब मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाली हूँ। तो वर्ण व्यवस्था के दायरे और उससे परे, तो यानी कि इसमें हम वर्ण व्यवस्था के दायरे यानी वर्ण व्यवस्था के जो अंदर अंदर आता है यानी वर्ण व्यवस्था थी क्या, और उससे परे यानी कि उससे भी अलग यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में और वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त। ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं अब इसमें। तो शुरू करते हैं और ये देखते हैं। तो ये क्या था इसमें, वह समाज वह समाज वर्ण व्यवस्था के तहत बटा हुआ था। यानी कि जो पहले समाज था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में, वो क्या था, वर्ण व्यवस्था के तहत तो बटा हुआ था। तो और धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों, ये क्या है, ये पुस्तकें हैं जो कि ब्राह्मणों द्वारा क्या नाम है लिखी गई थी अपने फेवर में होके। ठीक है, तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो वो ब्राह्मणों के अनुसार जो थी एक आदर्श व्यवस्था थी। ठीक है, तो ब्राह्मणों का यह विश्वास था कि यह एक दैवीय व्यवस्था है। तो यानी कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वो उसके बारे वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया। तो ब्राह्मणों के अनुसार ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, और इसको एक दैवीय व्यवस्था माना जाता था। कौन मानते थे? ब्राह्मण मानते थे। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले, ये ब्राह्मणों द्वारा ही रची गई थी। ठीक है, तो जब कोई भी काम अगर आपको दिया जाएगा तो आप अपने फेवर में ही होके करोगे ना, तो मतलब कोशिश करोगे कि आप दूसरों का भी फेवर करो, आप अगर अच्छे इंसान हो तो। पर क्या है, जो अगर आप बहुत सेल्फिश हो तो क्या करोगे, आप अपने ही बारे में, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा मिले, आप उस तरीके के रूल्स बनाओगे। तो ब्राह्मणों ने भी यही किया। तो इन्होंने जब क्या नाम है बनाए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों को, तो इन्होंने क्या करा, ब्राह्मणों को जो दर्जा था वो अपना दर्जा पहले रख लिया। ठीक है, तो वो पहला दर्जा हो गया। तो ये मानते थे जो ब्राह्मण है इनकी उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा के सिर से हुई है। ठीक है, जो ब्रह्मा जी हैं उनके सिर से हुई है, यानी कि ब्रह्मांड को बनाने वाले। ठीक है, तो और क्षत्रिय को जो है वो दूसरा दर्जा दे दिया गया। तो क्षत्रियों की जो उत्पत्ति है वो उनके हाथों से हुई, यानी कि जितने भी बौद्धिक कार्य हैं वो कौन करेंगे, वो ब्राह्मण करेंगे। ठीक है, और जितने भी क्या नाम है रक्षा सुरक्षा के कार्य हैं जिनमें बल की जरूरत पड़ती है वो कौन करेंगे, क्षत्रिय करेंगे। वैश्य को जो था वो तीसरा दर्जा दिया गया। वैश्य करते थे व्यापार। ठीक है, और जो इनकी उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के अमाशय से हुई है। ठीक है, अमाशय मतलब पेट, और पेट भरने के लिए ये व्यापार करते हैं। ठीक है, और जो शूद्रों को जो था वो चौथा और अंतिम दर्जा दिया गया। ठीक है, क्योंकि वर्णों की संख्या वो 4 थी, और पैरों से जो उत्पत्ति, और इनको ये कहा गया है कि जो ये वर्ण में शूद्र हैं इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा को पैरों से हुई है। और पैरों से हुई है तो मतलब कि ये तीनों वर्णों की जो है सेवा करेंगे। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने इसे अपने अनुसार एक इस तरीके से इस ग्रंथ को बना लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तर जीविका के बारे में। तो मतलब उत्तर जीविका का मतलब जो ब्राह्मणों ने ये जो बांटा है वर्ण व्यवस्था को, इसमें किसके लिए जो है जीविका जो है कौन सी निर्धारित की गई है, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को क्या क्या जीविका यानी कि क्या क्या काम दिए गए हैं जीवन को अर्पण करने के लिए। ठीक है, अपना जीवन चलाने के लिए वो क्या काम कर सकते हैं। तो क्या है, धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में चारों वर्णों के लिए उचित जीविका अर्थात कार्य व नियमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जो कार्य और वर्णन है, ठीक है, उन और नियमों का बताया गया है। तो जो वर्ण है यानी कि ब्राह्मण जो वर्ण है उसके लिए जो काम बताया गया है, जैसे कि अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ कराना व यज्ञ करवाना, दान लेना व दान देना। ठीक है, ये सारे कार्य जो हैं वो ब्राह्मणों के हैं। अब हम पढ़ते हैं क्षत्रियों के कार्यों के बारे में। तो क्षत्रियों के जो कार्य है वो है युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा के हाथों से हुई है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, उनकी भुजाओं से हुई है। ठीक है, तो और न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ कराना, दान देना, ये सारे काम क्षत्रियों के हैं। वैश्यों के
कृषि करना, गौ पालन करना, व्यापार का कार्य करना। ठीक है। और जो शूद्र हैं, शूद्रों का है तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। ठीक है। जो ये तीनों उपरोक्त तीनों वर्ण हैं, ब्रह्मा, शूद्र, वो वैश्य और क्षत्रिय, तो इन तीनों की जो है सेवा करना ये शूद्रों का काम दिया गया है। ठीक है। तो अब क्या है, तो ब्राह्मणों ने किस तरीके के जो है वो तकनीकें अपनाई, किस तरीके की जो है नियम अपनाए। ठीक है। और जो इस वर्ण व्यवस्था का पालन करने के लिए, तो वर्ण व्यवस्था का पालन करने के लिए ब्राह्मणों ने क्या करा, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था को एक दैवीय व्यवस्था बता दिया। मतलब उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं बनाई है, ये भगवान की देन है, उन्होंने ही क्या नाम है इस तरीके से बनाया है। और जो वर्ण व्यवस्था है उसे एक दैवीय व्यवस्था का नाम दे दिया गया ब्राह्मणों ने, ताकि जो लोग हैं इसका ज़्यादा अच्छे से पालन करें। शासकों को उपदेश देकर उनके राज्य में नियमों का कड़ाई से पालन। ठीक है। तो उन्होंने शासकों को उपदेश दे दिया कि ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका पालन अच्छे से करवाया जाना चाहिए, ये कर मतलब शासक को बोल दिया कि अब तुम्हारे को तुम देख लो तुम्हें किस तरीके से करवाना है। ठीक है। तो इन इस तरीके से शासकों को उपदेश यानी कि आदेश दे दिया। ठीक है। लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि उनकी प्रतिष्ठा जो है वो जन्म पर आधारित होती है। मतलब कि आपने एक बात सुनी होगी कि इंसान की जो प्रतिष्ठा है वो उसकी जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित होती है। मतलब कि वो इस चीज़ में निर्भर नहीं करता कि उसका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, वो निर्भर करता है कि वो काम कैसा कर रहा है। ठीक है। इस चीज़ से निर्धारित होता है। पर ब्राह्मणों ने क्या करा, जो जिस कार्य में या जिस वर्ण में पैदा होगा वो वही काम करेगा, यानी कि जो उसकी प्रतिष्ठा है उसके जन्म पर निर्धारित हो गई। अगर कोई शूद्रों के घर में पैदा होता है तो वो तीनों वर्णों की सेवा सेवा ही करेगा। और जो ब्राह्मण वंश में पैदा होगा वो क्या नाम है, यज्ञ वज्ञ भी करेगा। ठीक है। ये सारे काम करेगा, मतलब उसके जन्म से उसका काम निर्धारित कर दिया। ठीक है। बल्कि उसके काम से उसकी जो प्रतिष्ठा है वो निर्धारित नहीं करी। ठीक है। तो ये बहुत गलत है। जो इंसान की प्रतिष्ठा है वो कर्म पर निर्धारित होनी चाहिए, जन्म पर नहीं। ठीक है। पर जो इसमें लिखा है वो मैं आपको बताया ये कि लोगों को यह विश्वास दिलाना कि उनकी जो प्रतिष्ठा है वो जन्म पर आधारित है। अब हम पढ़ेंगे अक्षत्रिय राजा के बारे में। तो आपने ये देखा ही होगा जब से आप ये इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं वो राजा बनते थे। ठीक है। उनका जो काम होता था वो यज्ञ कराना होता था। पर ऐसे भी कुछ राजा हुए हैं जो क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है। आपके पेपर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 8 मार्क्स का पूछ लेते हैं कि अक्षत्रिय राजाओं के बारे में बताइए। ठीक है। तो अक्षत्रिय राजा, जैसे कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बनने का अधिकार था। ठीक है। तो धर्मशास्त्रों में जो वर्णन किया गया तो उसमें सिर्फ क्या थे, जो क्षत्रिय होते थे वही राजा बनने का उन्हें अधिकार मिलता था। परंतु कई ऐसे दृष्टांत भी हैं जो ये दर्शाते हैं कि कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई है। यानी कि कुछ ऐसे भी व्यूज़ हैं जिन्हें हमें देखकर पता चलता है कि जो भी राजा बने हैं जरूरी नहीं है कि वो क्षत्रिय कुल से ही हों। ठीक है। वो अन्य वर्णों से भी हैं पर फिर भी राजा बने हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए, अब आपको उदाहरण देने 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आंसर आपको लिखना है। अब आपको उदाहरण देने हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है मौर्य वंश। ठीक है। तो मौर्य वंश को इतिहास में दुविधा में है। तो जो मौर्य वंश का इतिहास है वो दुविधा में है। मतलब कैसे, दो तरीके की बातें हैं। ठीक है। तो जो मौर्य वंश के बारे में जो बौद्ध ग्रंथ है, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो कहते हैं कि जो क्षत्रिय, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो मौर्य वंश है वो क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो ऐसा मानते हैं कि जो है वो कौन से थे, वो क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है। क्षत्रिय थे वो। पर ब्राह्मण ऐसा नहीं मानते। ब्राह्मणों के अनुसार वो निम्न कुल के थे। ठीक है। वो नीची जाति के थे। ठीक है। ब्राह्मण ऐसा मानते हैं। ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है शुंग और कण्व। ये मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। ठीक है। तो ये ब्राह्मण थे। ठीक है। ये भी क्या थे, ब्राह्मण थे, पर राजा बने ना, तो ये क्या अलग वर्ण से हो गए। तो इनका जो मानना था शुंग और कण्व का, ये मानते थे कि राजनीतिक सत्ता का जो उपयोग है वो ये हर व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। मतलब कोई भी जो है वो राजा बन सकता है, सत्ता को उपभोग कर सकता है। बस उसे क्या करना होता है, अपने समर्थन में जो है संसाधन जुटाने होते हैं। यानी कि जनता को अपने समर्थन में लाना होता है या फिर उसको संसाधन जुटाने होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, मध्य एशिया से आए शक। अब जो शक है ये भी राजा बने।
ठीक है, जो मध्य एशिया से आए थे। इन्होंने ब्राह्मण द्वारा मल्लेश, बर्बर और अंदेशीय माना जाता था। तो इन्हें के जो ब्राह्मण थे वो इन्हें क्या मानते थे, मल्लेश मानते थे, बर्बर मानते थे, ठीक है। तो और इन्हें ऐसा मानते थे, पर फिर भी ये राजा थे, ठीक है। संस्कृत में अभिलेखों में एक राजा रुद्र दामन, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, ऐसे दामन, ठीक है, रुद्र दामन, ठीक है, ये नाम है। रामन जो एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। अब जो ये शक हैं, ये भी कोई ये क्या थे, शक जो है ये भी ब्राह्मण थे, ठीक है। पर इन्होंने भी तो राजा करा, तो ये बात तो गलत हो गई ना, कि क्या नाम है, जो सिर्फ क्षत्रिय कुल का है वही राजा बनेगा, ठीक है, वो बात तो गलत हो गई। अब चौथा एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल, 1 2 3 4। अब चौथा एग्जाम्पल, गोमती पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है, सातवाहन, ठीक है। तो और ये कौन थे, ये सातवाहन शासक थे। तो ये जो सातवाहन है कुल का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जो सातवाहन राजा हैं ये कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इनमें स्वयं को एक ब्राह्मण और क्षत्रिय का दर्प का हनन करने वाला माना जाता है। यानी कि जो सातवाहन हैं इन्हें क्या माना जाता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठीक है। तो जो क्षत्रिय राजा बन सकते थे, तो इन्होंने क्या करा, सातवाहनों ने ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ही नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो दो इन्हें नुकसान पहुंचाया, और सातवाहन शासक स्वयं को ब्राह्मण बनने का बताते थे, ठीक है। वो खुद ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और क्या है, वो जो राजा क्षत्रिय ही बन सकते हैं वो क्षत्रियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी उनके दर्प का हनन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, इससे बात ये पता चल रही है आपको सीधा सीधा कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई राजा बने तो वो क्षत्रिय कुल का ही हो, वो कोई से भी वर्ण का या कुल का हो सकता है। जाति और सामाजिक गतिशीलता, अब देखेंगे हम जाति के बारे में और उसके समाज में गतिशीलता जो थी वो कैसी थी, किस तरह से उभर रही थी, ठीक है। तो जाति और सामाजिक गतिशीलता, वर्ण केवल 4 थे, ठीक है। वर्ण कितने थे, 4 थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ठीक है, 4 वर्ण थे। परंतु जातियां जो थी असंख्य थी, मतलब जातियां तो जो वर्ण है वो केवल 4 थे, पर जातियां जो थी वो बहुत सारी थी, असंख्य थी। तो ब्राह्मणी सिद्धांत के अनुसार जो है जाति जन्म पर आधारित होती है, यानी कि अगर कोई जिस जाति में पैदा हो गया वो हमेशा वही काम करेगा जो उस जाति के लिए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, ठीक है। पर ये धारणा तो आपके हिसाब से गलत है ना, पर जो आपकी बुक में है वो ये लिखा है कि जो जाति है वो जन्म पर आधारित होती थी, मतलब ऐसा ब्राह्मण मानते थे। निषादों व स्वर्णकारों को चारों वर्णों में समाहित नहीं किया गया, उनका वर्गीकरण जाति में कर दिया गया। अब जैसे ये निषाद और स्वर्णकार हैं, ठीक है, तो इनके लिए कोई वर्ण नहीं है कि इन्हें किस वर्ण में रखा जाए। तो जिनको किसी वर्ण में शामिल नहीं किया गया उनके लिए क्या कर दिया इन्होंने, जातियों को बना दिया, ठीक है, उनको जातियों में वर्गीकृत कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।